अब देखते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। तो पहला डिफरेंस है दैट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि स्टेट को वो कुछ करने के लिए कह रहे हैं। राइट, फंडामेंटल राइट्स जो है स्टेट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। दैट इज द रीजन दे आर पॉजिटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, कई बार ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉन जस्टिसिएबल। दे एम एट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना ये है कि फंडामेंटल राइट का जो एम होता है दैट इज टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वेयर एज द एम ऑफ डीपीएसपी इज टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के बारे में बात करते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सैंक्शंस, whereas your directive principle of state policies do not have legal sanctions, rather they have moral and political sanctions. They promote the welfare of the individual. फंडामेंटल राइट्स जो है आमतौर पर, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कम्युनिटी राइट्स नहीं होते उसमें, बट आमतौर पर ज़्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, बट इफ यू टॉक अबाउट डीपीएसपी दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। सो दिस इज द डिफरेंस। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन, दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो मोस्टली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। राइट, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए डू नॉट नीड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। बट हाँ, जैसे आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, राइट, तो इनसे रिलेटेड आपको 24 हो गया, इनसे रिलेटेड आपको लेजिस्लेशन ज़रूर देखने को मिलते हैं। देखो, जहाँ जहाँ पर किसी भी आर्टिकल में पनिशमेंट अकॉर्डेंस विद लॉ लिखा होगा, पनिशमेंट अकॉर्डेंस विद लॉ लिखा होगा, उसके लिए तो अलग से एक कानून बनेगा क्योंकि उसमें लिखा ही लॉ है। लेकिन अगर हम बाकी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दे आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो अपने आप ही जो है एनफोर्स हो जाते हैं। राइट, द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वॉलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो कोर्ट जो है उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ पर द कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वॉलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। हाँ, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, दे कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस। ये वाले जो पैरा है, ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बचता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया गया। तो अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसे कैसे करेंगे। आप कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, और आप ठीक, तो आप कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, और इसके अलावा कुछ लॉज बनाएंगे। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहला, द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 टू टेक अप द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन अ प्लान्ड मैनर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमीशन का गठन किया गया, योजना आयोग जिसे कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन। कब किया गया? 1950 में किया गया। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से क्रोनोलॉजी पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको याद रखना है प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। लेकिन 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये वो काम करता है जो कि पहले प्लानिंग कमीशन करता था। राइट, इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिसमें ज़मींदारी प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया, जागीरदार्स को, इनामदार्स को एबॉलिश कर दिया गया, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड फोर्थ मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इतना आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, रिसेंटली अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। राइट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 1956 में हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स 1969 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है, अभी 2-3 साल पहले ही आया था।
एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, तो प्रीवी पर्स क्या था, तो बेसिकली 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कौन से एक्ट से हुआ था, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट से पास हुआ था, आज़ाद हुआ था, राइट। तो आपकी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे और वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे जब वो भारत में शामिल हुए तो भारत ने उनको कहा कि ओके आप भारत में शामिल हो चुके हैं, आप अब राजा नहीं हैं, रजवाड़े नहीं हैं, बट वी विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और उनके लिए एक अलग बजट का प्रावधान किया गया, उसी को प्रीवी पर्स कहा जाता है। और यहाँ से पैसा जो है इन राजा रजवाड़ों को दिया जाता था, उसको 1971 में एबॉलिश कर दिया गया, ठीक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में लॉन्च हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे करंट अफेयर्स में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि डीपीएसपी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था भारत में शामिल की जाती है, 3 टियर पंचायती राज, विलेज, तालुका और जिला लेवल पर, राइट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये किया गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है, ओबीसी के लिए आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट सर्विसेज में और आपके कुछ इलेक्शंस में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक। फिर गठन होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, जहां पर आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा दे दिया गया, रिकॉग्निशन दे दिया गया, स्टेटस दे दिया गया। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि बात करता है एनसीबीसी की, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, कौन सा आर्टिकल है जो कि एनसीबीसी को डेडिकेटेड किया गया है। इसके अलावा 2019 में ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट आता है, 10% रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। कहां पर दिया जाता है, आपको याद ये रखना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए दिया जाता है, सिविल सर्विसेज की पोस्ट में यानी गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को इलेक्शंस में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस जो है वो शामिल किया जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा कुछ और भी डायरेक्टिव्स हैं जो कि पार्ट 4 से बाहर हैं, जैसे एक डायरेक्टिव है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज, यानी इन लोगों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं कि आपको ये भी ध्यान रखना है दैट दिस रिजर्वेशन विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी से आप किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, कहाँ है, आर्टिकल 335। इसके अलावा एक और डायरेक्टिव दिया गया है आपके राज्य को दैट इट शैल बी द एंडीवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट, क्या करने की कोशिश करेंगे, मदर टंग में एजुकेशन इम्पार्ट करने की कोशिश करेंगे अपने बच्चों को प्राइमरी स्टेज ऑफ द स्कूल में, ठीक। इसके अलावा इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, राइट। हिंदी आपकी अभी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, ये आपको याद रखना है, यूनियन की ड्यूटी होगी, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी होगी कि वो हिंदी लैंग्वेज के प्रसार और प्रचार का ध्यान रखेगी। कौन से आर्टिकल में लिखा है, 351 इन पार्ट 17, ओके। द अबव डायरेक्टिव्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, तो ये वाले डायरेक्टिव्स भी आपके नॉन जस्टिसेबल हैं। सो दिस इज इट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मोटा माटी मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपने अपनी बुक में 2 से 4 बार ये पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रटनी पड़ेंगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी, आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी जो समझने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, इतना कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। इन सारे आर्टिकल्स को आप चिट्स बना सकते हैं, अपनी दीवार पर अपने स्टडी टेबल पे चिपका सकते हैं और बार बार आप ये लेक्चर सुन सकते हैं, बार बार आप लक्ष्मीकांत को हाईलाइट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से कवर करें। आप कोई भी एग्जाम देंगे डीपीएसपी से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखने मिलने वाला है। सो नाउ आई वुड लाइक टू से बाय टू यू। Thank you so much for being with me. Take care of yourself. Take good care of yourself. God bless you. Thank you so much.